कि पिछले 3-4 दिनों से कई छात्रों ने फ़ोन किया, लगभग रोज़, और उनके जो इंक्वायरी का जो मुख्य मुद्दा था वो 67th बीपीएससी को लेकर ही था। आज भी कई मतलब कि स्टूडेंट्स ने फ़ोन किया या फिर आकर भी इंक्वायरी ली। तो कुछ स्टूडेंट तो अभी भी कट ऑफ के मुद्दे पे ही चर्चा कर रहे हैं कि भाई क्या मेरा इतना में होगा या नहीं होगा, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जिन्होंने ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि क्या आपके यहाँ बैचेस शुरू हो रहे हैं, तो कब से शुरू हो रहे हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि मेरे यहाँ यानी दृष्टिकोण आईएएस में 67th बीपीएससी के जीएस के लिए कक्षा प्रारंभ आज से ही हो चुकी है। ऑप्शनल हिस्ट्री और ज्योग्राफी शुरू हो चुका है। 1-2 दिन के अंतराल में लगभग और भी जो ऑप्शनल्स हैं, हिंदी लिटरेचर हो या पीए, इकोनॉमिक्स, ये भी शुरू हो जाएगा। और जो आने वाला सैटरडे है उस सैटरडे से टेस्ट सीरीज भी शुरू हो जाएगा, ऑप्शनल के लिए भी और जीएस के लिए भी। और एक तीसरा जो इंक्वायरी का जो मुख्य मुद्दा था, वो इंक्वायरी का मुख्य मुद्दा उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर भी था कि भाई मैंने ये सब्जेक्ट लेकर फॉर्म भरा है, लेकिन एग्जामिनेशन का अगर डेट जो बीपीएससी ने फिक्स किया, अगर उस डेट पे एग्जामिनेशन हो जाएगा तो उतने कम समय में फिर हम क्या कर सकते हैं, तो कोई क्या छोटा विषय ले लिया जाए। इस मुद्दे पे चर्चा वैसे स्टूडेंट भी कर रहे थे जिन्होंने पिछली बार मेंस दिया है किसी सब्जेक्ट को लेकर, और कुछ ऐसे लोग भी कर रहे थे जो बिल्कुल न्यूली थे, फ्रेशर थे। तो इस मुद्दे पे मैं एक ही बात बोलूँगा कि कोई भी ऑप्शनल छोटा या बड़ा नहीं होता है, और कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो मार्क फेचिंग होता है या कम मार्क फेचिंग होता है। स्टूडेंट की क्वालिटी होती है कि वो किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स ला सकता है, यानी नंबर स्टूडेंट को आता है, सब्जेक्ट को नहीं आता है, बिल्कुल क्लियर कट। आप देखेंगे कई ऐसे विषय हैं जो मार्क फेचिंग है, जिनको लोग मार्केट में मानते हैं कि नहीं ये मार्क्स आता है, तो आप देखेंगे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको बहुत अच्छा मार्क्स आया, उसी विषय में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत खराब मार्क्स आया। आप जिस सब्जेक्ट को कहते हैं मार्क फेचिंग नहीं है, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो उससे टॉप कर जाते हैं। इसलिए ये एकदम मतलब कि क्या कहिएगा, गलत धारणा है, या फिर आप जिनके पास जाते हैं, जिनसे आप इंक्वायरी लेते हैं, वो अपने विषय की तारीफ में दूसरे विषय के मतलब कि डिमेरिट्स के बारे में चर्चा करते हैं, तो आपके दिमाग में ये बात आ जाता है। हर एक सब्जेक्ट का अपना वैल्यू है। जो विषय आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, जो विषय आपको पढ़ाने के लिए अच्छे फैकल्टी मिले हैं, वो छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता, वो इंटरेस्टिंग होता है, आप उसमें अच्छा करते हैं। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसका सिलेबस छोटा हो, पढ़ाने वाला बंदा ही बेहतर नहीं हो और आपके समझ में ही ना आए, उसके छोटा होने का आपका क्या फ़ायदा है, वो तो बड़ा से भी बड़ा हो गया। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी ऑप्शनल को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो ऑप्शनल आपने सेलेक्ट किया है उसके साथ ही ईमानदारी से मेहनत कीजिए, एक टाइम का सदुपयोग कीजिए, बेहतर गाइडलाइन लीजिए, और ईमानदारी से अपने रूम में चेयर टेबल से और बुक से प्रेम कीजिए। यानी कहने का मतलब है अध्ययन कीजिए ईमानदारी से। अभी समय कम अगर है तो मतलब एक घंटे का इस्तेमाल कायदे से, एक मिनट का इस्तेमाल आपका कायदे से होना चाहिए। आप बेहतर कर सकते हैं। ये नहीं सोचिए 2 महीना में नहीं होगा, ये सोचिए कि 2 महीना में हम कर सकते हैं। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी काम करेगा, और ठीक उसी रूप में आपका ब्रेन भी वर्क करेगा, आपके सहयोगी भी उसी रूप में मिलते चले जाएंगे और आप पॉजिटिव कर सकते हैं। चूँकि पॉजिटिव सोचने के सिवा निगेटिव सोचना ये कहीं से कोई बेहतर विकल्प नहीं है। नंबर 1, कई ऐसे स्टूडेंट भी थे जिन्होंने इंक्वायरी लिया, आपके यहाँ क्या उत्तर लेखन सिखाया जाता है, या फिर एक अच्छा आंसर राइटिंग क्या होता है, हम कैसे उत्तर लिखेंगे, ये बड़ा अच्छा मुद्दा भी था। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। आप ऐसे सोचिए, किसी व्यक्ति को क्लास में अगर हम बताएं कि भाई स्विमिंग के लिए स्विमिंग कस्ट्यूम लेने की ज़रूरत है, स्विमिंग का ये टाइप होता है, ठीक है, स्विमिंग के लिए आपका ये डाइट होना चाहिए, तो क्या आप तालाब में उतरकर तैरना शुरू कर देंगे? नहीं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तो अच्छा आंसर राइटिंग ये प्रैक्टिकली ही हो सकता है। जब आप विषय वस्तु को पढ़ते हैं, उसकी जानकारी हासिल करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर को आप लिखते हैं। गलती होती है, जो बंदा टेस्ट ले रहा है, आपका सीनियर है, आपका टीचर है, वो आपको मार्गदर्शन करता है, वो बताता है इसमें क्या होना चाहिए, कहाँ गलत है। ये क्रमिक रूप में सुधार की एक प्रक्रिया है,
और इस प्रक्रिया के दौरान ही आप उत्तर लेखन सीखते हैं, अच्छा आंसर आप प्रेजेंट करते हैं, मार्क्स आता है। अभी तक आप देखेंगे कई ऐसे स्टूडेंट आपको मिलेंगे, कई ऐसे सीनियर मिलेंगे जो आपको जनरली ये बोलते हुए नजर आ जाएंगे कि भाई बीपीएससी में बिट्टा से आंसर को नापकर नंबर दिया जाता है, लंबा लिखो, पूरे पेज को भर दो, नंबर आएगा। मैं ढेर सारी कॉपी देखा हूँ, कई स्टूडेंट हैं जो आरटीआई किया, उन्होंने कॉपी निकाला, मैं उन्हें देखा। कुछ स्टूडेंट को बहुत अच्छा मार्क्स आया, उनका सिलेक्शन हुआ, कॉपी उनकी भी भरी हुई थी, दूसरे की भी, लेकिन उन्हें काफ़ी कम मार्क्स आए और उनका रिजल्ट नहीं हुआ। इसका मतलब कॉपी भरने को नंबर नहीं आता है, कॉपी भरना आंसर राइटिंग नहीं है, बल्कि आंसर राइटिंग एक मतलब आप क्या कहिएगा, इसमें बहुत कुछ सोच समझ के काम करने की ज़रूरत है। जैसे एक चीज़ सोचिए कि भाई पूरा आंसर लिखने के बाद भी हमारा स्कोर खराब क्यों होता है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो आंसर लिखते हैं उनका स्कोर बेहतर क्यों होता है। इसका मतलब है कि हम कुछ गलती करते हैं, कुछ ड्रॉबैक है हमारे उत्तर लेखन में जिसके कारण हमें मार्क्स कम आता है, और किसी का पॉजिटिव पक्ष है, वो बेहतर आंसर लिखता है, उसे मार्क्स ज़्यादा आता है। इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन 4-5 चीज़ है जिसको आप गौर करेंगे, आप बेहतर आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहली बात कि आंसर लिखने के लिए पहले तो विषय वस्तु पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, आपको उस टॉपिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना, तभी उत्तर लेखन काम करेगा। अगर उस विषय वस्तु कोई नहीं जानते तो फिर क्या उत्तर लिखेंगे, क्या क्वेश्चन समझेंगे, कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन अगर आपकी तैयारी है किसी टॉपिक पे, किसी सब्जेक्ट पे, तब उत्तर लेखन सीखा जा सकता है, आप बेहतर आंसर दे सकते हैं। एक बेहतर आंसर का एक मापदंड होता है, ये मान के चलिए कि एक अच्छे उत्तर की कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं। अगर वो आवश्यक शर्तों को आप पूरा कर रहे हैं तो आपके मार्क्स वाकई बहुत बेहतर होंगे। ये आवश्यक शर्त क्या है, आप ऐसे सोचिए। सबसे जरूरी चीज़ जो होता है, जब आपको क्वेश्चन मिलता है तो प्रश्न को पहले तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, प्रश्न को अच्छी तरह समझना चाहिए। जब तक आप प्रश्न की अच्छी समझ नहीं रखते हैं तब तक आंसर राइटिंग बेहतर हो ही नहीं सकता है। हम लोग आईएएस के लिए पढ़ाते हैं, जब हम लोग पढ़ते भी थे सिविल सर्विसेज के लिए, तो मोटे तौर पे हम लोग यही जानते थे कि जो टीचर किसी क्वेश्चन को बेहतर तरीके से बता दे कि भाई ये क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, वो अच्छा टीचर है। इसका मतलब क्वेश्चन समझना ये मार्केबल चीज़ है। पहली आवश्यक शर्त है कि आप क्वेश्चन को समझते हैं या नहीं समझते हैं। आखिर क्वेश्चन समझने की क्या समस्या है, ये भी सोचने का मुद्दा है। ऐसी क्या बात है कि हम क्वेश्चन नहीं समझते, कुछ तो बातें हैं। तब आप देखेंगे कि कई ऐसे प्रश्न हैं, वो चाहे जीएस का हो, चाहे ऑप्शनल का हो। हिंदी मीडियम के लड़के हिंदी के क्वेश्चन को देखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश के क्वेश्चन को देखते हैं। तो कभी कभी प्रश्न में कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल हो जाता है जो काफ़ी जटिल होता है, हम समझ नहीं पाते हैं, और वैसी स्थिति में उत्तर लिखना बहुत पॉजिटिव नहीं रह जाता है। इसका मतलब है कि कठिन शब्द, कठिन वाक्य, ये क्या है, ये क्वेश्चन को समझने में क्या है, एक बहुत बड़ा हर्डल के रूप में, समस्या के रूप में है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल हो जाता है, कुछ ऐसे वाक्य का इस्तेमाल हो जाता है, या कभी कभी आप देखेंगे बहुपक्षीय क्वेश्चन होता है, एक ही क्वेश्चन के साथ हेड टेल होता है, पुछल्ले शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है। जैसे आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, विवरण करें, परीक्षण करें, कमेंट करें, टिप्पणी करें। अब हमारे दिमाग में ये बात है ही नहीं कि समीक्षा करें पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, टिप्पणी करें पूछ रहा है इसका मतलब क्या होता है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें इसका मतलब क्या होता है, प्रकाश डालें इसका मतलब क्या होता है, हमें कैसे आंसर लिखना है हम नहीं जान पाते। तो वैसी स्थिति में तो हम जो जानते हैं वही लिखेंगे, वो जो डिमांड कर रहा है उसको तो हम लिखेंगे ही नहीं। मतलब स्पष्ट है भाई, हम लिख दिए, तुम देख लो तेरे काम का चीज़ है या नहीं। तो वैसी स्थिति में बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। तो ऐसे पुछल्ले शब्दों को भी समझने की जरूरत है कि वो क्या डिमांड कर रहा है। तो क्वेश्चन का यही आधारभूत क्या है, प्रॉब्लम है, समस्या है। तो सबसे पहले तो जरूरी है इन चीज़ों को हम जानें, हम शब्द को कैसे समझें, बड़े वाक्य को हम आसानी से कैसे समझें, कैसे उसको हम ब्रेक करें, तोड़ें और जानने की कोशिश करें। पुछल्ले शब्दों का आशय क्या होता है, ये भी एकदम जानने की जरूरत है। परीक्षण करें पूछ रहा है तो क्या डिमांड कर रहा है, प्रकाश डालें पूछ रहा है तो क्या डिमांड कर रहा है, समीक्षा करें पूछ रहा है तो क्या डिमांड कर रहा है। नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो मैं ऐसी तमाम चीज़ों को बिल्कुल बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, एग्जाम्पल के हिसाब से, कि कैसे ये डिमांड करता है और हमारे उत्तर में कैसे परिवर्तन आना चाहिए। जैसे ही पुछल्ले शब्दों का इस्तेमाल होता है, हमारे आंसर का पूरा ढांचा, नेचर बदलता है। इसका मतलब है इन चीज़ों को भी समझने की ज़रूरत है।
तो पहला शर्त क्या है? क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन को समझना, अगर आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं तब आप बेहतर उत्तर लेखन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड दिया क्या? प्रश्न को समझना। कठिन शब्द समस्या है, कठिन वाक्य समस्या है, बहुपक्षीय प्रश्न भी समस्या है और कुछले शब्दों का प्रयोग भी समस्या है। अगर इस समस्या का निदान होता है, जाहिर सी बात है हम प्रश्न को समझ रहे हैं। तो पहला आवश्यक शर्त है प्रश्न को समझना। तब दूसरा क्या है? तब हम उत्तर लेखन का काम करेंगे। तब हम क्या करेंगे? आंसर को प्रेजेंट करेंगे। जब हम आंसर को प्रेजेंट करते हैं तब आंसर भी क्या डिमांड करता है और तब क्या आवश्यक शर्त है बेहतर आंसर के लिए। आप देखेंगे कि बीपीएससी के जो जीएस का एग्जामिनेशन होता है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, आपको 8 प्रश्न के उत्तर लिखने होते हैं। समय सीमा निर्धारित है 3 घंटे की। और वैसी स्थिति में हम उत्तर कितने शब्द में लिखें? जब आप वैकल्पिक प्रश्न को लिखते हैं, आपको 6 प्रश्न का उत्तर देना होता है, समय सीमा 3 आवर्स। इसका मतलब हर एक प्रश्न के उत्तर का एक सीमित शब्द होना चाहिए, है ना? तो पहला जो उत्तर लेखन का आवश्यक शर्त है, वो आवश्यक शर्त क्या होगा? वो होगा विस्तार, परिधि, दायरा। हमारा आंसर किस दायरे में हो? कहने का मतलब हम प्रश्न के उत्तर को उतना ही लिखेंगे जितना डिमांड कर रहा है, ना उससे ज़्यादा लिखेंगे ना उससे कम लिखेंगे। एक शब्द सीमा में हम प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आप शब्द सीमा के बियॉन्ड लिखते हैं, इसका मतलब है आप उत्तर नहीं लिख रहे हैं, बल्कि आप क्या कर रहे हैं? आप गप कर रहे हैं, जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं होना है। उसके चलते कोई पॉजिटिव मतलब कि नंबर नहीं आएगा, क्योंकि जांचने वाला जैसे ही आपका ऊपर और नीचे देखेगा समझ जाएगा कि कुछ बातें ऐसी लिखी गई हैं जो इसके लिए जरूरी नहीं है, तो उसकी धारणा ही उस कॉपी के प्रति जो बनेगी एकदम बिल्कुल डिफरेंट तरीके का बनेगी। मार्क्स बेहतर देगा ही नहीं। क्योंकि आप एग्जामिनेशन देते हैं, लेकिन जब एग्जामिनर कॉपी जांचता है वहां पे आप नहीं होते हैं। आपका रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? आपकी कॉपी होता है। आपकी कॉपी इतने बेहतर तरीके से उसमें आंसर होना चाहिए कि जांचने वाला को भी लगे कि नहीं, ये लड़का लिखा है अच्छा, और जो डिमांड किया है वही लिखा है, आपको मार्क्स देगा। तो बहुत जरूरी क्या होता है, जब हम आंसर लिखेंगे उसका एक दायरा, उसका एक विस्तार, उसका एक लिमिटेशन होना चाहिए। कहने का मतलब कितने शब्दों में हम लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब स्पष्ट क्या है? पहला चीज है शब्द सीमा में आंसर को प्रेजेंट करना, जो जीएस के लिए अलग होगा, ऑप्शनल के लिए क्या होगा? अलग होगा। एक मुद्दा तो ये बनेगा। दूसरा मुद्दा क्या है? अनुपात और संतुलन। जनरली आप देखिएगा कई क्वेश्चन होता है जो बहुपक्षीय होता है, उसमें एक साथ 2-3 चीज का डिमांड करता है। जैसे आप देखिएगा बीपीएससी में कभी कभी क्वेश्चन पूछा 1857 के कारण, स्वरूप और उसके महत्व की चर्चा करें, क्या है? 3 चीज का डिमांड कर रहा है। या मान लिया जाए क्वेश्चन इस रूप में बन जाए, क्या भाई, कि भारतीय राजनीति में गांधी का आगमन एक उच्च स्तरीय राजनीतिक चाल थी, क्या आप सहमत हैं? अब जाहिर सी बात है यहां पे क्या है, बहुपक्षीय क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो वैसी स्थिति में आपको यह तय करना होगा कि क्वेश्चन का मूल पार्ट कौन सा है और क्वेश्चन का सबऑर्डिनेट पार्ट कौन सा है। किस के आंसर में हम कितने शब्द का प्रयोग करेंगे, किसके आंसर में हम कितने शब्द का प्रयोग करेंगे। तो आपके आंसर में एक बेहतर अनुपात होता है। क्या होता है? एक समय सीमा में आप बेहतर आंसर बेहतर दायरे में प्रेजेंट करते हैं। ये बिल्कुल आवश्यक शर्त होता है। तीसरा आवश्यक शर्त क्या होता है? प्रामाणिकता। जब आप किसी आंसर को प्रेजेंट करते होते हैं, जाहिर सी बात है कि अपने विचार को, अपने राय को व्यक्त करने के लिए या जिस विषय वस्तु के बारे में आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसके बारे में बताने के लिए क्या होता है, आप बेहतर उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं, आप बेहतर साक्ष्य को प्रस्तुत करते हैं, स्रोत के बारे में प्रेजेंट करते हैं। अमुक विद्वान का इस संदर्भ में ये राय है, उसको एक कोट को आप प्रेजेंट करते हैं। ये आपके आंसर को उम्दा बनाता है, वजनदार बनाता है। लगता है कि नहीं, लड़का ने बुक को पढ़ा है, टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल किया है, जांचने वाला भी मार्क्स बेहतर देगा। तो जब हम आंसर को प्रेजेंट कर रहे हैं उसके संदर्भ में, उसके डिमांड के अनुकूल हम साक्ष्य को प्रेजेंट करेंगे, हम प्रमाण को प्रेजेंट करेंगे, उदाहरण को प्रेजेंट करेंगे, आवश्यकता अनुसार विद्वानों की राय को प्रेजेंट करेंगे। ये आवश्यक शर्त है आंसर राइटिंग के लिए। और तब आवश्यक शर्त क्या है? आपकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। कई लोग ऐसा है जो प्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, खुद ही बाद में नहीं पढ़ सकते, है ना? तो सामने वाला जो कॉपी जांच रहा है वो आपके लिए क्यों मशक्कत करे कि भाई आप म कैसे लिखते हैं, आप क कैसे लिखते हैं, त कैसे लिखते हैं। तो बहुत आर्टिस्टिक लिखेंगे और आप समझ रहे हैं, सामने वाला नहीं समझ रहा है। बहुत ही खराब लिख रहे हैं, सामने वाला को समझ में आ ही नहीं रहा है,
कि आपने लिखा क्या, तो वैसी स्थिति में क्या पढ़ेगा और क्या मार्क्स देगा। इसका मतलब है कि हम शुद्ध लिखें, हम सहज लिखें, अपने विचार को अपने सेंटेंस में, अपने मतलब शब्दों में व्यक्त करें, और भाषा में एक रिदम हो, एक प्रवाह हो, लगे कि आंसर पढ़ा तो उसे एक रिदमिक आंसर मिल रहा हो। ठीक है, यथासंभव सुंदर लिखे, सभी लोग सुंदर हैंडराइटिंग लिखे जरूरी नहीं, लेकिन कम से कम स्पष्ट तो होना चाहिए कि वो दिखाई दे कि भाई क्या लिख रहे हैं आप। ठीक है, तो वैसी स्थिति में अगर आप आंसर को प्रेजेंट करते हैं, आपकी भाषा शैली अच्छी है, आपका प्रवाह अच्छा है, आपने साफ सुथरे शब्दों में प्रेजेंट किया है, मार्क्स अच्छा मिलेगा। और तब देखना क्या है, जब हम आंसर का प्रस्तुतिकरण करें तो हम कैसे प्रस्तुतिकरण करें। तो आप देखते हैं किसी भी क्वेश्चन के आंसर का मूल रूप से 3 पार्ट होता है। एक इंट्रो पार्ट होता है जिसको आप इंट्रोडक्शन कहते हैं, भूमिका कहते हैं। भूमिका में हम उन चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं कि हम क्या लिखने जा रहे हैं। ये हमारी भूमिका का पार्ट होता है कि हम आंसर में क्या प्रेजेंट करेंगे। क्या हुआ, भूमिका हुआ। तब जब सेकेंड पार्ट में आप आंसर को देते हैं तो हर वक्त ध्यान रखना है क्या कि क्वेश्चन का जो कीवर्ड है, जो डिमांड कर रहा है, पूरा का पूरा आंसर उसके इर्द गिर्द होना चाहिए। ये आपका क्या है, बॉडी पार्ट है, जो क्वेश्चन डिमांड करता है आप आंसर को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और तब तीसरा पार्ट जो होता है वो क्या होता है, कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष होता है। जो डिमांड कर रहा है, परीक्षण करें, मूल्यांकन करें, कमेंट करें, इस आधार पे आप निष्कर्ष में अपने राय को प्रेजेंट करते हैं। यानी आपने जो लिखा उसके आधार पे आप क्या सोचते हैं, जो लिखा उसका मतलब क्या है, ओवरऑल आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या करते हैं, कंक्लूजन में प्रेजेंट करते हैं। और इस क्रम में आवश्यकता अनुसार अगर डिमांड है तो, अन्यथा नहीं, आप डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं, मैप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर उम्दा माना जाएगा और बेहतर मार्क्स देगा। ठीक है, आपको मार्क्स मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मार्क्स देने के लिए बाध्य है। चूंकि आपने बेहतर आंसर दिया है तो आपको नंबर आएगा ही आएगा, कोई सवाल नहीं उठता है कि नंबर कम आए। लेकिन आप अगर ये सोचेंगे कि नहीं भाई तुम चाहे जो पूछो, हम जो जानते हैं वही लिखेंगे, सिर्फ टॉपिक वही सेम होना चाहिए, और तब अगर कहते हैं कि नहीं हमें नंबर कम आता है या मार्क्स कम आता है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम है, इसमें सुधार की ज़रूरत है। लेकिन ये तमाम चीज़ें तब काम करेंगी जब विषय वस्तु पे हमारी पकड़ हो, हमारे पास अपना गट्स हो, तब उत्तर लेखन की टेक्निक बिल्कुल काम करेगी। इसलिए जो नेक्स्ट जो हम वीडियो देंगे तो मैं बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, पुछल्ले शब्द में अगर डिमांड कर रहा है तो हमारे आंसर का नेचर कैसे बदलता है, या फिर जब हम बेहतर उत्तर लेखन करते हैं तो भूमिका में जब हम प्रेजेंट करते हैं तो भूमिका में किन बातों का होना जरूरी है, निष्कर्ष में किन बातों का होना जरूरी है, कैसे कीवर्ड के इर्द गिर्द हमारा आंसर प्रेजेंट होना चाहिए। कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जरूर बताऊं, और आगे जब कुछ खास टॉपिक कोई मुद्दा बनेगा तो उस मुद्दे पे जब हम बात करेंगे तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही बात करेंगे। आप बिल्कुल सहज तरीके से सीख सकते हैं, बहुत बेहतर तरीका है। और मेंस तो एक ऐसा चीज़ है कि अगर आपको विषय वस्तु पे जानकारी है और आपको सही तरीके से उत्तर लिखना आ गया, मज़ा आ जाएगा और आप चाहेंगे कि रोज़ हमें कोई क्वेश्चन दे और हम आंसर प्रेजेंट करें। क्योंकि जैसे ही आप बेहतर करना शुरू करते हैं ना, तो आपके अंदर से ही आप खुद मोटिवेटेड होते रहते हैं और आपको लगता है कि नहीं आज फिर हम और कुछ अच्छा करेंगे और हम कुछ अच्छा करेंगे। और इस रूप में अगर आप मेहनत करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आपकी पढ़ाई होती रहती है तो 2 महीना में भी बहुत बेहतर कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये एकदम आपका जज्बा, आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि आपने कितने सकारात्मक सोच के साथ इस पॉजिटिव वर्क को अंजाम देने का सोचा है। आप बेहतर करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। वो आपके अंदर एनर्जी है, अपनी एनर्जी को पहचानने की ज़रूरत है, समय का सदुपयोग की ज़रूरत है और बेहतर गाइडलाइन की ज़रूरत है। आप बेहतर करेंगे, लेकिन ये नहीं सोचिएगा कोई जादू हो जाएगा, कोई चमत्कार हो जाएगा और हम कर जाएंगे, हम कुछ भी लिख देंगे नंबर आ जाएगा। एकदम मुगालते में जीना कहीं से उचित नहीं होगा। एक बेहतर कर्म पे विश्वास करने की ज़रूरत है और बेहतर एनर्जी के साथ समय के सदुपयोग की ज़रूरत है। आप अवश्य बेहतर करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को सुनने के लिए। और बिल्कुल जैसा मैंने पहले कहा था, अगर ये अच्छा लगता हो, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं बार बार आपके लिए कुछ अच्छा क्लास लेकर आऊँ, आप ज़रूर शेयर कीजिए, अपने मित्रों के पास सब्सक्राइब कीजिए, ये काम करते रहिए ताकि मैं भी प्रोत्साहित होता रहूँ और लगे कि नहीं नेक्स्ट क्लास हमें किस टॉपिक पे देना है जो आपके लिए यूजफुल हो। और मैं बिल्कुल स्पष्ट करूँगा, मैं कभी बरगलाने की कोशिश नहीं कर सकता। जो एक जेन्युइन चीज़ है
आपको वही मिलेगा। आप पसंद करें या पसंद न करें ये फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क ये पड़ता है क्या ज़रूरी है और क्या हमें अच्छा लगता है और जो किसी के लिए भी बेहतर हो। इसी कोशिश के साथ मेरा आगे का प्रयास जारी रहेगा। धन्यवाद। मिनट